नमस्कार, मैं हूं मिहिर रंजन और आप देख रहे हैं 24 का चैंपियन। आज 24 के चैंपियन में बात होगी प्रधानमंत्री के उस इंटरव्यू की जो अब से थोड़ी देर पहले हमने इंडिया डेली लाइव पर आपको दिखाया। यह इंटरव्यू तकरीबन 78 मिनट के करीब का था और इस 78 मिनट के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग हर मुद्दे पर बात की, दिल खोलकर बात की और तमाम वो जवाब दिए जिसका इंतजार शायद देश कर रहा होगा। देश जानना चाह रहा होगा कि प्रधानमंत्री उन मुद्दों के बारे पे क्या बोलते हैं, क्या जवाब देते हैं। उसमें विपक्ष की राजनीति भी थी, राम मंदिर का मुद्दा भी था, इलेक्टोरल बॉन्ड था, ईडी, सनातन, दक्षिण, सब कुछ था। और आज हम इसी इंटरव्यू की एक एक बात पर बात करेंगे, उसकी बारीकियों को समझेंगे कि प्रधानमंत्री के इन जो इंटरव्यू में जो पॉइंट्स उन्होंने उठाए इसका मतलब क्या है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है, उससे पहले ये इंटरव्यू आया है। तो इस इंटरव्यू में जो बातें उन्होंने कही हैं, जनता के मन पे, जनता के मिजाज पे उसका क्या असर होने वाला है, क्या मोदी ने जो कुछ भी कहा उस पर वो कितना यकीन करेंगे, या इंटरव्यू के ठीक बाद राहुल गांधी ने जिस तरह से उन पर हमला किया है, जो उनकी बातों को जवाब दिया है, उस पर राहुल जवाब देंगे और जनता उस पर भरोसा करेगी कितना, ये देखना दिलचस्प होगा। तो मतदाताओं के मन में इस इंटरव्यू को लेकर क्या होगा, क्या नहीं होगा, हम इन सारे डिटेल पर चर्चा करेंगे। और चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ आज कई एक्सपर्ट हैं। जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ संपादक रामकृपाल जी हैं, अंकुश श्रीवास्तव जी होंगे, प्रेम कुमार जी होंगे, आशीष हैं और साथ में हमारे सहयोगी विवेक शांडिल्य भी होंगे। तो सबसे पहले काम करते हैं, पहले एक दो बाइट सुनते हैं जो प्रधानमंत्री ने सबसे अहम बातें कही हैं, वो पहले आप जानिए, सुनिए, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। और पहला संविधान बना, उसके हर पेज पर जो पेंटिंग है रामायण वो सनातन की ही परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो आपका संविधान बना, उस संविधान में सनातन का गौरव का हिस्सा था। और आज सनातन को इतनी भयंकर गालियां देने की हिम्मत हो और आप उनके साथ चुनाव की राजनीति करें, उनके साथ मंच साझा करें, मजबूरी कांग्रेस की ये देश के लिए चिंता का विषय है। और जो देश भर में जो तमिल बंधु रहते हैं उन्होंने अपने घरों में जाके बताया भी हम जिस राज्य में रहते हैं वहाँ तो ये हो रहा है। तो लोग स्वाभाविक तमिल प्रजा कंपैरिजन करने लगी कि जो हवा खड़ा किया गया था ये तो अच्छा काम कर रहे हैं। अब जैसे मैंने तमिल काशी संगम किया तो तमिलनाडु में डीएमके पार्टी वाले लोग ये तो पानीपुरी वाले करके मजाक उड़ाते थे। लेकिन जब तमिलनाडु के लोग काशी संगम कार्यक्रम में आए और काशी का रूप रंग देखा, उन्होंने कहा ये हमने तो जो सुना था ऐसा नहीं है, ये तो बहुत डेवलप दिखता है, बड़ी प्रगति हो रही है, आईटी का नेटवर्क दिखता है। तो सोचने का तरीका बदलने लगा और उसके कारण डीएमके के प्रति जबरदस्त गुस्सा पैदा हुआ है। तो आपने प्रधानमंत्री मोदी का जो उनका विचार था, जो उनकी बात थी, वो आपने सुनी। पहले जरा इस इंटरव्यू की बड़ी बातें आप तक बता देते हैं, फिर उसके बाद अपने एक्सपर्ट, अपने साथी, अपने सहयोगी के साथ इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि हम 2047 के लिए काम कर रहे हैं। सनातन को गाली देने वालों के साथ कांग्रेस खड़ी है। कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता ठुकराया। राम मंदिर विपक्ष के लिए एक राजनीतिक हथियार है। राम मंदिर मेरे लिए आस्था का विषय है। राम मंदिर का अनुष्ठान के दौरान जो 11 दिन मैं ज़मीन पर सोया, वो एक बड़ी मेरे अंदर के लिए आध्यात्मिक उपलब्धि थी। राम मंदिर सरकारी खजाने से नहीं बना है। मैं राम भक्त के तौर पर अयोध्या गया था, न कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर। कांग्रेस ने अपना मूल कैरेक्टर गंवा दिया है। कांग्रेस मेरे कपड़ों का मजाक उड़ाती है। विपक्ष की राजनीति परिवार पर केंद्रित है। उन्होंने बार बार परिवारवाद पर हमला किया। मेरी राजनीति देश की मजबूती पर केंद्रित है। मेरे फैसले किसी को डराने के लिए नहीं हैं, किसी को भी वो डरने की जरूरत नहीं है। मेरे फैसलों को लेकर ये देश के विकास के लिए है। काला धन रोकने के लिए वो इलेक्टोरल बॉन्ड हम लेकर आए थे और फिर उन्होंने उसके बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार ने देश को तबाह किया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। ईडी सीबीआई मोदी ने नहीं बनाया है। विपक्ष का घोषणा पत्र युवाओं के लिए घातक है। विपक्ष का घोषणा पत्र इकोनॉमी को फेल करने वाला है। ये 20 पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया। अब इस पर हम बात करेंगे और बाकी मुद्दों पर भी, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने अपने लगभग 78 मिनट के इंटरव्यू में की। और जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे तमाम मेहमान, हमारे तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामकृपाल जी हैं, अंकुश श्रीवास्तव जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, आशीष जी हैं, हमारे साथ में और भी मेहमान हैं, विवेक भी हैं। मैं जितना जो कुछ इसमें समझ पाया,
रामकृपाल जी और मेरे सारे मेहमान, अभी 19 तारीख को पहले राउंड की वोटिंग होगी और इस वोटिंग में सबसे ज़्यादा 39 सीट तमिलनाडु की है, यानी दक्षिण। जो पूरे 78 मिनट के इंटरव्यू का लबोलुआब था, उसमें दो चीज़ों पर बहुत जोरदार तरीके से फोकस किया गया। एक है साउथ, दूसरा है सनातन। उसका जिक्र बार बार कई तरीके से आया। मेरा सवाल सबसे पहले रामकृपाल जी आपसे है कि क्या पहले चरण की वोटिंग, जबकि 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, उसमें से 39 तमिलनाडु में है, ये सोच समझ के प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ भी कहा उसका मैसेज वहां के लिए था? देखिए, निश्चित रूप से अभी जो इलेक्शन है, जिस तरह से 19 तारीख को होने जा रहा है, पहले दिन मतदान, तो जो भी बातें कही जाएंगी उसमें से जो भी उन्होंने तमिलनाडु के बारे में कहा है, हालांकि वो सवाल के जवाब में कहा है, तो निश्चित रूप से वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस किया है उन्होंने। और जो बातें उन्होंने कही हैं कि लगातार जिस तरह से, ऐसा नहीं है कि बीजेपी हमेशा से कोशिश करती रही है, और ये जो नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात की जाती है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि तमिलनाडु में जितने नाम रखे गए हैं, वहाँ के गांवों के नाम, कस्बों के नाम, तमाम चीज़ें, उसमें आप देखिए सबसे ज़्यादा उन्होंने कहा कि वो सनातन और राम बहुत ज़्यादा वहाँ वो होता है। तो एक उन्होंने ये भी बताया कि वो लगातार ऐसी कोशिश है, और जैसे काशी तमिल संगमम की बात हुई, या वो जो है वहाँ से जो पार्लियामेंट में वो सेंगोल जो लाया गया वहाँ से, तो ये लगातार वो कोशिश ये करते रहे हैं कि ये जो भाषाई डिवीज़न है और तमाम तरह का, जो बीजेपी को ये माना जाता है कि नॉर्थ की पार्टी है सिर्फ हिंदी भाषी लोगों की, ऐसा नहीं है। बीजेपी ने जैसे पूर्वोत्तर में पूरी तरह से विकास किया है, बंगाल में पहुंच गई है, सब जगह, तो वो बता रहे थे कि कैसे वो एक्सेप्टेंस है। और वहाँ के जैसे जो नए नेता आए हैं, अन्ना बलाई, उन्होंने बताया कि कैसे यूथ हैं और किस तरह से जनता का झुकाव उनकी तरफ हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये पहला जो 19 तारीख को जो पोल होगा उसके लिए भी था, और बाकी पूरा जो इलेक्शन है उसमें जितने इशू उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, जो जो सवाल थे उन्होंने सबका जवाब दिया है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, सनातन का सवाल हो। उन्होंने कहा कि संविधान के हर पन्ने पर जी, तो आप देखिए सनातन का छाप है, राम का वहाँ पे शुरुआत में उनका ये चित्र बना हुआ है, तो वो सारी बातें उन्होंने रखी हैं। जी। मैं अजय शुक्ला जी की तरफ रुख करना चाहूँगा। अजय जी, इस इंटरव्यू में बार बार ये कहा गया, जो कि पार्टी पहले से भी बीजेपी कहती है, कि कांग्रेस सनातन विरोधी है, और खास तौर पर जब प्रभु राम का मंदिर अयोध्या में बना और उसके प्राण प्रतिष्ठा की बात, ये चीज, ये नैरेटिव जो बार बार कहा जा रहा है, कांग्रेस अपने आप को इस मुद्दे पर बीजेपी के सामने कहां तक, और लगता है आपको कि सक्सेसफुली उसने डिफेंड किया कि वो सनातन विरोधी नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बड़ा सनातन विरोधी और कोई हो ही नहीं सकता है। सनातन धर्म में यदि सनातन धर्म की बात करते हैं तो शंकराचार्यों से बड़ा तो कोई सनातन धर्म का गुरु होता नहीं है, और शंकराचार्य ही हमारे इस धर्म को दिशा देते हैं, दशा देते हैं। और उन चारों शंकराचार्यों ने उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को धर्म सम्मत नहीं माना, विधि सम्मत नहीं माना, तो निश्चित रूप से सबसे बड़ा अपमान प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने इस जिद में इसका पूरा शिलान्यास कराया, इस जिद में इसका प्राण प्रतिष्ठा कराया, जो भी सब कुछ किया गया। और देखिए, उसमें जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं गए थे, वहां पर तो कैमरा सिर्फ एक ही आदमी पर केंद्रित था, वहां पॉलिटिकल भाषण होता है, तो फिर अब कैसे कहा जाए? अजय जी सुनिए, अजय जी, प्रधानमंत्री ने कहा अपने इंटरव्यू में, एक सेकंड में कहना चाहूंगा, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं गया था, मैं एक राम भक्त के तौर पे गया था, और देश के किसी भी नागरिक को एक राम भक्त के तौर पे वहां पे जाना चाहिए था, उसमें कोई मतलब विरोध नहीं था, कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल जाना चाहिए था, बिल्कुल जाना चाहिए था। तो ये बताइए, अमित शाह क्यों नहीं गए, राजनाथ सिंह क्यों नहीं गए, जेपी नड्डा क्यों नहीं गए, पीयूष गोयल क्यों नहीं गए,
भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता क्यों नहीं गए? ये तो बड़े नेता हैं, नितिन गडकरी क्यों नहीं गए? साहब, ये अपने आप में इस बात को बताता है कि वास्तव राष्ट्रपति क्यों नहीं गई, क्यों नहीं गए उपराष्ट्रपति, क्यों नहीं गए लाल कृष्ण आडवाणी। तो यह बताता है कि यह नरेंद्र मोदी का शो था, यह धर्म को अपने हिसाब से परिभाषित करने का था, धर्म की परिभाषाओं के खिलाफ था, सिद्धांतों के खिलाफ था। तो पहली बात धर्म को लेके ये है अजय शुक्ला जी, कि यह बात नेताओं को जो भी वो कहते हैं, उन्होंने जगह जगह धर्म का अपमान अजय शुक्ला जी विपक्षी नेताओं को भी न्योता था, वो तो जा सकते थे श्रद्धा दिखाते हुए प्रभु श्री राम के ऊपर नहीं, तो आस्था मैं रखते कह हुए। तो रहा हूं, उन्होंने तो ये कार्यक्रम तो प्रभु श्री राम को सहज लेकर कहा कि हम नहीं आ रहे हैं। था, किसी पार्टी विशेष का तो था नहीं। प्रभु श्री राम का नहीं था, ये राजनीतिक कार्यक्रम तो था। अमिताभ बच्चन और कौन ये सी राजनीति प्रभु से आते श्री हैं? राम का हो ही नहीं सकता। अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, दुनिया देखिए देश के तमाम प्रतिष्ठित लोग आते हैं। बच्चन राजनीति करते हैं। नहीं, कौन सी सचिन तेंदुलकर कौन सी राजनीतिक पार्टी से आते हैं? बिल्कुल, जो मैं वही कह रहा हूं, वो सचिन तेंदुलकर राजनीति ही करते हैं, उसी का परिणाम है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते दिखाई जो राम मंदिर जाए वो राजनीति करता है। इस तरह की स्थिति मत पालिए। क्या आप बताइए, शंकराचार्यों से बड़े हो सकते हैं? और कांग्रेस के तमाम नेता गए, इस प्राण प्रतिष्ठा के पहले गए, राम को पूज कर आए, तो उससे नहीं इनकार किया जा सकता है असल में। और जब कांग्रेस के बड़े नेता कब गए थे? अजय जी क्या बता रहे हैं आप? कांग्रेस के बड़े नेता कब गए थे? कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो 14 या 15 तारीख को वहां पर गए थे। कौन नाम बताइए जरा, कौन कौन से नेता गए थे? दर्शन करके आए। अजय जी कौन कौन से नेता गए? सुनिए, चाहे अजय राय हो, चाहे पांडे जी हो, चाहे उसके दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे सुप्रिया श्रीनेत्र हो, चाहे अजय जी सुनिए, अजय जी जब बात एड्रेस की जा रही है तो सवाल पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको लेकर उनके तरफ इशारा करके कहा जा रहा है, और वो उसमें बात सोनिया गांधी की हो रही है, बात राहुल गांधी की हो रही है। जिन लोगों को इनविटेशन आया था वही लोग गए। तो जिद है कि हम उसमें आए। क्यों आएंगे भाई? भगवान के यहां आने के लिए किसी के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। वो कौन होते हैं निमंत्रण देने वाले? भगवान के दरबार में जाने के लिए बीजेपी ने कहा न्योता दिया था जय जी, राम मंदिर ट्रस्ट का न्योता था। नहीं, क्या नहीं? तो मैं वही तो कह रहा हूं, राजनैतिक बना दिया गया उसे। राम मंदिर ट्रस्ट का न्योता राजनीतिक कैसे हो जाएगा? और भाजपा जवाब दे कि भाजपा के जो शीर्ष बड़े नेता थे वो क्यों नहीं गए। मैं अक्कू जी से एक सवाल लेना चाहता हूं मिहिर जी। अक्कू जी से मेरा सवाल ये कि जो सवाल शुरू में मिहिर जी ने पूछा था, क्या नॉर्थ और साउथ के बीच का डिवीजन पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में अपने कार्यकाल में खत्म कर दिया है? कुछ ही देखिए, खत्म कर दिया है तो एक फतवा हो जाएगा, एक पूरा जजमेंट हो जाएगा, मैं उस जजमेंट पे नहीं आऊंगा। लेकिन ये बात सही है कि वो नॉर्थ और साउथ का जो एक अंतर था, जो एक बड़ी खाई थी, वो धीरे धीरे कम हो रही है और काफी कम हुई है। काशी तमिल संगमम का मामला हो, जब भी साउथ जाने आने का मामला हो, एक दौर में हम लोग ईस्ट को लेकर के कहा करते थे कि फार ईस्ट है, लेकिन वो बिल्कुल जोड़ा गया देश के साथ में, और उसी तरीके धीरे धीरे ये कोशिश लगातार की गई। एक आपको इस चुनाव के दौरान बड़ी महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी होगी कि साउथ में भी जा रहे हैं तो ठीक है कि पहला सेंटेंस या दूसरा सेंटेंस हो सकता है, लेकिन उसके बाद वो दिखावटी काम नहीं है वहां कि आप जबरदस्ती हिंदी ना बोलें और जबरदस्ती कोई दूसरी भाषा बोलें और जबरदस्ती बोलें, लेकिन उस भाषा को मान रखना, उसको पूरा सम्मान रखना, उसका जो उस समय संभव है वो देना, ये एक बड़ी बात होती है और राजनीतिक रूप से इसको समझना बहुत होगा। और अब चाहे कहीं पर भी हो, मैं अभी चेन्नई में भी गया था, तो चेन्नई में जो बहुत बड़ा विरोध होता था हिंदी को लेके, मुझे लगता है धीरे 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 अभी उतना नहीं कम हुआ है जो कर्नाटक में कम हो चुका है, जो तिरुवनंतपुरम में कम हो चुका है। केरल के अंतर के हिस्से में थोड़ा आपको दिख सकता है भाषा का विभेद, लेकिन कर्नाटक में तो नहीं दिखता है आपको।
कर्नाटक के किनारे हिस्सों में भी बहुत कम दिखता है। वहां वो बात समझते हैं, बात का जवाब देते हैं, बात को करते हैं। चेन्नई एक इसका जरूर अपवाद हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वहां पर, और ये काम नरेंद्र मोदी ने नहीं किया है, ये काम रेलवे ने किया है, ये काम फिल्मों ने किया है। नरेंद्र मोदी ने उसको एक धार देने की कोशिश की है, मिलने मिलाने की कोशिश की है, उसको मान सम्मान देने की कोशिश की है। बनारस से तामिल को जोड़ने का, समाज को जोड़ने का एक बड़ा काम हुआ, इसको आप मानना चाहिए। इसमें सिर्फ विरोध करने की राजनीति में रहा जाएगा तो शायद ठीक नहीं होगा। और मुझे लगता है कि वो काम बखूबी हो रहा है, और उसको टाइम जरूर लगेगा। आप ये कह सकते हैं कि उसमें कितना टाइम लगेगा, मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन बहुत हद तक वो चीजें बदल रही हैं। आप पहले किराएदारों को लेकर के होती थी, वहां पर जाते थे, मुश्किल होता था, अब वो सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वहां का व्यापार जो है, न जाने कितने मैं जानता हूं जिनको दिल्ली के और वहां के लोगों के पास है। एक बिहारी भाई आजकल वहां पर हमारे लिए लिखने को तैयार बैठे हुए, लिखते हैं वो, तो वो कर रहे हैं, वहीं रह गए वो, वहां पे यहाँ नहीं आए, जी अक्कू जी, बिहार नहीं आए। तो वो एक सब धीरे धीरे मिला करके एक बड़ी कोशिश हो रही है। इसको सिर्फ चुनावी दृष्टि से देखना ठीक नहीं होगा। अब चुनाव में अगर वो सफलता भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी बहुत भी मिलती है, तो उसको दोनों लोगों को स्वीकार करना होगा, ना कि उसके विरोध में अपनी राजनीति चलानी होगी। और धीरे धीरे एक समय आएगा जब चीजें सब मिल जाएंगी। प्रेम कुमार जी, मेरा सवाल आपसे है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने कहा कि वहां पे कांग्रेस के प्रति और डीएमके के प्रति लोगों में गुस्सा है, और वो गुस्सा डाइवर्ट होके आएगा पॉजिटिव वे में बीजेपी की तरफ, और उसका फायदा मिलेगा और पार्टी वहां पर पहले से बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी। अन्नामलाई की उन्होंने काफ़ी तारीफ की और बताया कि किस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, आईपीएस की नौकरी छोड़कर आए और लोगों का समर्थन मिल रहा है। आप बताइए, क्या वाकई जिस तरह से अन्नामलाई पिछले 3-4 सालों, 2020 में वो पार्टी में आए, फिर 21 में उनको अध्यक्ष बनाया गया, और 3 सालों से जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, जो एक ढांचा बना हुआ था डीएमके कांग्रेस से उसके सहयोगियों को, धीरे धीरे करके वो वाकई कमजोर कर चुके हैं क्या? देखिए मिहिर जी, एक सच्चाई तो है कि तमिलनाडु की सियासत में अन्ना द्रमुक के कमज़ोर होने के बाद विपक्ष का एक स्पेस बना है, लेकिन डीएमके और कांग्रेस का जो अलायंस है वो बहुत और बहुत मजबूत है। तो फिर भी विपक्ष का जो स्पेस है वहाँ पर अगर बीजेपी कुछ वर्क करते हुए अपना पोजीशन बना रही है तो ये बन रहा है, इसको मानना होगा। इसको वो दावा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के इस चुनाव में हमको मिलेगा प्रतिफल, तो संभव है मिले, लेकिन फिर भी ये देखा जाना होगा कि कितनी सफलता मिलती है उनको, कितने वोट प्रतिशत बढ़ करके रह जाता है या सीट भी मिल पाती है, ये देखना होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को अधिकार है कि वो बोले कि हम नए प्रदेश में अपना फैलाव कर रहे हैं। अच्छा। जी मैं आशीष की तरफ रुख करना चाहूँगा, क्योंकि साउथ की बात हो रही है और डेटा की। और पहले चरण में आशीष जो चुनाव हो रहे हैं 102 सीटों पर, पिछली बार के चुनावों का अगर आप परफॉर्मेंस देखिए तो उसमें से 40 सीट पे बीजेपी जीती थी और कांग्रेस की 15 सीटें। बाकी कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है, जो कि एक डीएमके है जिसके कि 24 सीटें वहाँ पर मिली हुई दिख रही हैं। अब की बारी जब चुनाव हो रहे हैं और 102 सीटों का अगर आप गणित देखेंगे जिसमें साउथ आपको ज़्यादा दिख रहा है, तो आपको लगता है कि बीजेपी इस नंबर पर, ये जो हासिल करने वाले नंबर है 40 को बढ़ा के आगे ले जाएगी, और ले जाएगी तो आपकी नज़र में यह आंकड़ा क्या 50 पार चला जाएगा? देखिए, पहले तो जैसा कि आपने कहा 102 में से 40, तकरीबन 40% सीट जो है मोटा मोटी वो फर्स्ट फेज में साउथ इंडिया के जा रही है। तो इसीलिए वो जो आंकड़ा आप देख रहे हैं कि बीजेपी बाग 303 में से सिर्फ वहाँ पे फर्स्ट फेज में सिर्फ 40 सीटों पे आगे है, तो और वोट शेयर भी अन्य पूरा ओवरऑल के मुकाबले काफ़ी कम है। तो यानी कि साउथ में जो है वो कमज़ोर है। दो चीज़ें जो हमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। एक, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे जो पार्टी रणनीति तय करती है कोई भी, वो एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म हमेशा आप वोट और सीट के कन्वर्ट में देखते हैं। दूसरा लॉन्ग टर्म होता है कि जनाधार कैसे बना रही है पार्टी। जैसा कि प्रेम जी कह रहे थे और भी लोग कह रहे थे, दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है तमिलनाडु में। ए कि अपोजिशन का स्पेस कमज़ोर हो गया है, जयललिता के बाद से एआईडीएमके काफ़ी कमज़ोर हो गई, तो वो एक स्पेस है। दूसरी चीज़ ये है कि अन्नामलाई के तौर पे बीजेपी को एक लीडर मिला है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो
पार्टी की बड़ी सफलता के लिए चाहिए, जो कि बीजेपी ने आसाम में कर पाई 2016 में, त्रिपुरा में कर पाई 2018 में, वो ये थी कि इन बाकी चीज़ों के अलावा स्टेट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, यानी कि लोगों में गुस्सा होनी चाहिए। मोटा मोटी कोई भी सर्वे जो आजकल आ रहे हैं उसमें ये नहीं दिख रहा है कि डीएमके के प्रति काफ़ी गुस्सा है लोगों में। तो वोट के बेस पे जो स्पेस मिला है, जो लीडर मिला है, उसकी तुलना में बीजेपी वोट में इजाफा करेगी, लेकिन सीटों में कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा ऐसा नहीं दिखता है। दूसरी बात, जो 40 सीटों वाली बात रही, तो उसमें ज़्यादातर सीटें आप देखेंगे कि उसमें आधी सीटें राजस्थान की भी है, यूपी की भी कुछ सीटें हैं। तो जो 40 सीटें आई थी बीजेपी की, मोटा मोटी इन बेल्टों की है और वो वहाँ पे मेंटेन करेगी। कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा, बहुत बड़ा जो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 40 से 60 हो जाएगा और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि ये 40 से 25 पे आ जाएंगे। तो कमोबेश उसी आंकड़े के आसपास रहेगा। बीजेपी के लिए जो असली परीक्षा होगी, जो चैलेंज होगा, वो दूसरे फेज, तीसरे फेज से शुरू हो जाएंगे। वहाँ पे वो कितना मैक्सिमाइज करते हैं। फर्स्ट फेज में मैक्सिमाइज करने की बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, थोड़ी बहुत होगी और वो तो होते रहती है इलेक्टोरल। साउथ से कितना फायदा ले पाएगी बीजेपी? क्योंकि अगर आप प्रधानमंत्री की रणनीति देखेंगे तो साउथ को लेकर बहुत एग्रेसिव रही है, बहुत सारी रैलियां हुई है। इसके अलावा कुछ योजनाएं मैं आपको बताऊं, आशीष जी, काशी तमिल संगमम है, राम मंदिर का मुद्दा साउथ में बहुत इफेक्टफुल माना जाता है। इसके अलावा थिरुवल्लुर कल्चरल सेंटर को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की तैयारी है, तमिल भाषा पर रिसर्च करने की बात, और सबसे पुरानी भाषा, प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र इस बार के संकल्प पत्र में किया। बहुत सारी चीजें जो तमिल को लेकर और तमिलनाडु को लेकर इस वक्त की जा रही है, और चाहे वो कैंपेनिंग के लिहाज से भी हो। तो ये ओवरऑल प्रोस्पेक्ट से इसका कितना इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? देखिए, साउथ में, तमिलनाडु में इन टर्म्स ऑफ वोट डेफिनेटली फायदा होगा, सिग्निफिकेंट होगा और डबल डिजिट। पिछली बार 3.5% के आसपास वोट शेयर था, वो 10 से ऊपर जाएगी, वो 15 भी जा सकती है। ये नहीं हो सकता है कि 25 से ऊपर चली जाए, पहली बात। दूसरी बात, तमिलनाडु में सिर्फ 5 ऐसी सीटें हैं जहां पे बीजेपी पिछले 2-3 इलेक्शन में सेकंड पोजीशन पे रही। एक कन्याकुमारी की सीट थे जो पहले वो कभी जीती भी थी। तो यानी बीजेपी अभी थोड़ा सा थ्रेशोल्ड का जो कॉर्नर है उसको पार करने में उसको थोड़ा और मजबूती लाना पड़ेगा और समय लगेगा। बस एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, साउथ में कर्नाटक उनके लिए द्वार ऑलरेडी खुल चुका था और वहां मैसिव डोमिनेंस है। तेलंगाना के रूप में एक है उनके पास स्पेस, हालांकि वो 3-4 फेज में इलेक्शन है, वहां पे मैक्सिमाइजेशन की चांसेस है। केरला में, तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। आंध्रा में चूंकि टीडीपी के साथ अलायंस है तो वहाँ भी कुछ सीटों का उनको फायदा हो सकती है। जी, मैं विवेक रामकृपाल जी से एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ। किसी भी जगह, किसी भी राज्य में पार्टी का झंडा लहराने के लिए एक ध्वजवाहक की जरूरत होती है जो कंधे पे उठाए और लेके चले। क्या आपको अन्नामलाई में ये संभावना दिखती है? क्योंकि मैं उसका बैकग्राउंड और कुछ अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। अभी पिछले साल की बात है, उन्होंने अन्नादुरई को लेकर एक बयान दे दिया और कहा कि उन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया था। उसके बाद एआईडीएमके के साथ बीजेपी के तनातनी के बहुत विरोध हुआ और हालत यहाँ तक हो गई कि कहा गया कि अन्नामलाई को स्टेट प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा देना चाहिए, और इस बात पे एआईडीएमके तुली हुई थी। लेकिन बीजेपी अपने पार्टी नेता के साथ खड़ी रही और दोनों एक तरह से समझ लीजिए एआईडीएमके के साथ उसका मतलब अलगाव तक भी हो गया। ऐसे में अब जब मोदी अन्नामलाई की इतनी तारीफ कर रहे हैं और उसका स्टैंड आपको पता है, कट्टर ईमानदार नेता के ऑफिसर के तौर पर रहे, हर जगह उनकी पॉपुलैरिटी रही, तो बीजेपी को तमिलनाडु में अपनी पार्टी के लिए क्या अन्नामलाई के तौर पर वह ध्वजवाहक मिल गया है जो अगले 10-20 साल उसके लिए काम करने वाला है? निश्चित तौर पर। लेकिन मिहिर जी, मैं एक बात कहूंगा, अभी जैसे हम लोग जब समीक्षा कर रहे हैं, भैया इको जरा आ रही है, जरा कहिएगा। आप यूं समझ लीजिए कि 2014 से पहले दक्षिण भारत की तो बात छोड़ दीजिए, बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी आईसीयू में थी। आप कल्पना कीजिए। तो 2014 के बाद इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, और वो परिवर्तन सिर्फ राजनीतिक नहीं है, वो परिवर्तन देखिए आर्थिक है, सामाजिक है। आप कल्पना कीजिए 20 साल पहले तब बेंगलोर में कहाँ इतना, जिस तरह की आज पॉपुलेशन है, आईटी हब हो गया है, वो पूरे देश के लोग बेंगलुरु में आज रहते हैं। तो एक तरह से क्या हो रहा है कि विकास जो है वो बहुत तरह के जो कृत्रिम बंधन होते हैं वो अपने आप तोड़ता जाता है। आप देखिए बंगाल में, अगर आप भाषा के मामले में देखें, भाषा एक बहुत बड़ा बंधन होती थी। उसमें जितना तमिलियन है वो तमिल भाषा है, उसी तरह से बंगाली थी, बांग्ला भाषा।
लेकिन देखिए बीजेपी बंगाल में 3 से 73 पहुंच गई। जी तो मेरा ये कहना है कि आप अतीत को मत देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी का एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है और एक तमिलनाडु में थोड़ी बहुत जो एक्सेप्टेंस है उसके लिए एक ऐसा बंदा चाहिए था जो वहां की फर्टाइल लैंड को खेती कर सके। वो अन्ना मलाई के रूप में उनको वो मिल गया है। तो दोनों बातें होती हैं, एक तो आपका आज की तारीख में जो बदलाव है, मोदी का एक्सेप्टेंस है, जिसे कभी कहा जाता था सिर्फ हिंदी भाषी क्षेत्र की पार्टी, फिर धीरे धीरे कहा जाने लगा कि वो उत्तर और पश्चिम की पार्टी है, फिर वो उत्तर पश्चिम से पूरब की पार्टी हो गई, नॉर्थ ईस्ट की, अब बंगाल तक हो गई है, कर्नाटक में पहुंच चुकी है, तेलंगाना में दस्तक दे चुकी है, आंध्रा में टीडीपी के साथ है, निश्चित रूप से उड़ीसा एक तरह से ही है, बचा है सिर्फ तमिलनाडु और केरल। तो मेरा यह कहना है कि बीजेपी इस समय इन दोनों राज्यों में एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की आखिरी पंक्ति है, उसके पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है और जीतने के लिए पूरा राज्य है। अगर वो अपना वोट परसेंट बढ़ाती है, वो सीट में कन्वर्ट होता है या नहीं, तो ये जो धारा है, ये निश्चित जानिए जैसे बंगाल में 3 से 73 पहुंचे, वैसे ही तमिलनाडु में आज मोदी जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रहा भाषण। उन्होंने कहा कि डीएमके का जन्म तो हुआ ही है सनातन के खिलाफ, लेकिन जो इंदिरा गांधी रुद्राक्ष की माला पहनती थी, वो कांग्रेस पार्टी क्या आज क्यों इतनी मजबूर है कि वो सनातन के धर्म पर जो गालियां दी जा रही है एक पार्टी की जो रही है, उस पर कुछ बोल नहीं रही है। ये आप याद रखिएगा कि कोई एक पार्टी तमिलनाडु में भले हो, लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि इंदिरा जी रुद्राक्ष की माला पहनती थी और ये सब होता था, तो यानी कांग्रेस ठीक था, डीएमके में समझौता था, लेकिन कभी वो डीएमके के जो उसका सामाजिक दर्शन है उसकी सपोर्टर कभी नहीं थी। तो लेकिन इस बार जिस तरह से गालियां सनातन को दी गई, उस पर जिस तरह की चुप्पी है, प्राण प्रतिष्ठा से लोगों ने बिल्कुल दूरी बना के रखी, और उल्टा मोदी जी ने जिस तरह से काशी तमिल संगमम किया जी, सेंगोल को ला करके उन्होंने पार्लियामेंट में वहां स्थापित किया, बहुत सारी चीजें रही हैं। 11 दिन वो तमिलनाडु में साउथ इंडिया में जाकर के जमीन पर सोए हैं। तो देखिए मेरा ये कहना जैसा सब लोग मित्र कह रहे हैं, बीजेपी धीरे धीरे उसी तरह बढ़ रही है जैसे कभी किसी जमाने में कामराज के जमाने में कांग्रेस जो हुआ करती थी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कामरूप से कच्छ तक थी। धीरे धीरे वो आकार बीजेपी ले रही है। वो इस बार कितना सफल होती है ये 4 जून को पता चले। जी विवेक, अपन बात करेंगे और इलेक्टोरल बॉन्ड की भी चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इलेक्टोरल बॉन्ड और दूसरे मुद्दों की भी बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।